इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। और इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में एक छोटी सी कहानी आपको बताई गई है। इस कहानी को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस कहानी से जोड़कर ही इस चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इस कहानी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम है रवि, जो कि काफ़ी लंबी छुट्टी पर गया था। और छुट्टी से वापस जब आता है तो ये अपने स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर ये खेला करता था। वो उस प्लेग्राउंड को देखता है तो वहाँ पर काफ़ी गड्ढे बने हुए हैं, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, जहाँ जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स होंगे। और इस चीज़ को देखकर रवि जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेला करता था, जहाँ पर काफ़ी हरे घास हुआ करते थे, मैरीगोल्ड्स होते थे, बटरफ्लाइज होते थे, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और अब कभी भी वो वहाँ पर खेल नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा। वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में आ जाता है, और अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। इस बात को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करता है, और इसके साथ ही असेंबली में जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि देखो किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर आगे जो बात होती है उसमें रवि जो है वो अपने टीचर से पूछता है कि आखिर ये इन्वायरमेंट होता क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। यानी कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम साइड में देखें तो साइड में यहाँ पर भी इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, और यहाँ पर कहा गया है इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल एक अलग तरीके का डिफिनेशन दिया गया है कि इन्वायरमेंट एक तरीके का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो कि हमें हवा, पानी, सभी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। यानी जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे रवि जो है वो पूछता है कि इसका मतलब कि हमारा जो स्कूल बिल्डिंग हो गया, टेबल हो गया, चेयर, क्लासरूम, ये सभी चीज़ें हैं, यानी क्लासरूम में जो चेयर है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, सभी क्या इन्वायरमेंट है? तो टीचर इसका जवाब देता है हाँ, सभी जो है वो इन्वायरमेंट हैं। लेकिन टीचर एक बात को समझाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं जिसको नेचर द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ये आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के हिस्से होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं अपने यूज़ के लिए, जैसे कि रोड्स हो गए, कार्स हो गए, क्लोथ्स, बुक्स। इनको नेचर द्वारा नहीं बनाया जाता, इनको इंसानों द्वारा बनाया जाता है अपनी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से। इसके बाद जो टीचर है वो कहता है कि आप लोग पेयर में काम करें, यानी स्टूडेंट्स को कहता है कि आप लोग पेयर में काम करें और एक लिस्ट बनाएं, जिसमें कि आप एक तरीके से बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर द्वारा बनाई गई हैं और कौन सी चीज़ें ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई गई हैं। तो इस बात को सुनकर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, और इस बात के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। और स्टूडेंट्स आपके रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, इसमें लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का है इकबाल, जो कि क्वेश्चन पूछता है वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है? आखिर हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? ये उस लड़के का सवाल है। तो इसके बाद टीचर जो है वो जवाब देता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसकी वजह से, हमारी जो ज़रूरत है वो कई बार चेंज होती हैं, कई बार बढ़ जाती हैं, लोग बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही ज़रूरत भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हमेशा हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है विकास कर रहा है, दुनिया विकास कर रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करें। यानी जो चीज़ें हमें पहले चाहिए होती थी उसके मुकाबले अब हमें दूसरी चीज़ें चाहिए। इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से ढल रहा है या फिर बदल रहा है। और यहाँ पर ये लिखा गया कि हमारा जो यूज़ है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, और इसके साथ ही हम जो है कई बार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं या फिर अपने नेचुरल सराउंडिंग को कई बार डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस इमेज को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताया गया है। तो देखिए इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहला तो हो गया नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन। तो ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। नेचुरल में आपका वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सभी आ जाते हैं, यानी वैसे नेचुरल चीज़ जिसको नेचर द्वारा बनाया गया है। इसके बाद दूसरा है आपका ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में आपका बिल्डिंग आ गया, पार्क्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज,
ये सभी चीज़ें आ गई, जिसको कि इंसानों ने काम करके बनाया है या फिर इंसानों ने बनाया है, नेचर द्वारा उनको बनाया नहीं मिला है। इसके बाद थर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन में आपका इंसान आ गए, जैसे कि आप खुद क्या हैं, आप इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। इसके बाद आपका फैमिली, आपकी कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखकर बात करें कि आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपके बगल का बिल्डिंग कैसा है, आप जंगलों में हैं या फिर आप पहाड़ पर हैं, वो सिर्फ मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है आपके इलाके का, आपका रिलीजन क्या है, उसका इन्वायरमेंट भी एक अलग होता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहा गया है कि ऊपर के कन्वर्सेशन से आप एक तरीके से समझ गए हैं कि जो प्लेस है, लोग हैं, थिंग्स हैं या फिर जो नेचर है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी सभी को मिलाकर हम उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। और एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट का भी और इसके साथ ही ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है उन सभी का मिला जुला जो रूप है उसी को हम कंप्लीट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट जो हो गया उसमें आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं जो कि अर्थ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये बायोटिक और एबायोटिक होता क्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है, देखिए बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड और लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल, यानी बायोटिक में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि जिंदा हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए वो जिंदा हैं, एनिमल्स हो गए जिंदा है, जैसे आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, तो हम बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा हैं। इसके बाद एबायोटिक हो जाते हैं जो कि नॉन लिविंग्स हैं, यानी जो जिंदा नहीं है, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं ये लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, ये एक तरीके से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और इनमें लाइफ नहीं है, तो इसलिए हम इसको एबायोटिक कंपोनेंट में रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे देखें तो आगे यहाँ पर बताया गया है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है उसमें आपका एक्टिविटीज़ या फिर क्रिएशंस या फिर इंट्रैक्शन आ जाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के बीच में होते हैं, यानी आप दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने घर के आसपास किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से लीव करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। यानी कि आपके शहर में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, आपके देश में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, ये सभी आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका आ जाता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सभी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे कहा जा रहा है कि आप लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे। पिछले के क्लासेस में वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन इनको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो देखिए जो लिथोस्फीयर होता है वो सॉलिड क्रस्ट होता है, यानी कि टॉप लेयर होता है अर्थ का। तो टॉप लेयर ऑफ अर्थ कहने का क्या मतलब है, इस चीज को मैं आपको इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्थ है, अर्थ में कई सारे लेयर्स हैं, ये आपको पता है। लेयर्स में सबसे ऊपर का जो लेयर है वो हमारा होता है ये जो पूरा रीजन है, ये जो हमारा लेयर है यहाँ पर, ये टॉप का लेयर है और यही होता है लिथोस्फीयर, जिसपे कि हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं हम लिथोस्फीयर में ही मौजूद हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये जो लिथोस्फीयर होता है, इस लिथोस्फीयर में आपके सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, चाहे वो आपका तालाब हो, पहाड़ हो या फिर प्लेन सरफेस हो, सभी सॉइल हो, ये सभी आ जाते हैं आपके लिथोस्फीयर में। और जो लिथोस्फीयर है वही वो जगह है जहाँ पर हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए या फिर जो मिनरल्स है वो सभी मिलते हैं। यानी लिथोस्फीयर हमें वो सभी चीजें प्रोवाइड करता है जिसकी हमें जरूरत होती है रहने के लिए। इसके बाद ये जो इमेज है इसको हम थोड़ा देर में देखने वाले हैं, पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि वाटर का जो डोमेन है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, यानी पानी के अंदर का जो जीवन है, पानी के अंदर का जो पूरा तंत्र है जीवन का, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि इसमें आपको बहुत तरीके के वाटर के सोर्सेज आ जाते हैं और अलग अलग तरीके के वाटर बॉडीज आ जाते हैं, जैसे रिवर्स आ गए इसमें, लेक, सी, ओशियन सभी आ गए इसमें, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में। इसके बाद एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो काफी पतला लेयर है एयर का, जो कि अर्थ के चारों ओर घिरा हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ के चारों ओर आपका चिपका हुआ रहता है। हम कह सकते हैं कि वो चिपका रहता है या फिर अलग नहीं होता है अर्थ से। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें हार्मफुल रेज से बचाता है जो कि सन से आ रहा होता है, और इसके साथ ही सन के हीट से भी बचाता है काफ़ी मात्रा में। और इसमें आपको यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके के गैसेज मौजूद होते हैं, डस्ट मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, और ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए काफ़ी जीने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ कि डस्ट की वजह से हम जिंदा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गैसेज है या फिर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
और जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हैं वो एक तरीके से आपको वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस है उसको भी प्रभावित करता है। और इसके बाद लास्ट है हमारा बायोस्फेयर। तो देखिए बायोस्फेयर जो है उसमें आपका प्लांट और एनिमल किंगडम यानी जो एनिमल जीवन है और प्लांट का जो जीवन है ये सभी मिलाकर आपका बायोस्फेयर बनता है लिविंग वर्ल्ड में। और यहां पर कहा गया है इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी वे ये एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर आपको अर्थ में जहां पे आपको लैंड वाटर और एयर सभी चीजें सही मात्रा में मौजूद है और जहां पर लाइफ चल सकता है। क्योंकि अगर आपका वाटर ना मौजूद हो तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, एयर ना मौजूद हो तो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि लैंड के बिना मर जाएंगे, पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले हम ये इमेज देख लेते हैं। इमेज के जरिए हमें चीजें समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। तो एटमॉस्फेयर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का एयर वाला रीजन है वो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पानी वाला जो रीजन है यानी पानी में जितना भी लाइफ है वो हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया। और ये अर्थ के ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां पर आपको ग्रास लैंड है, वाटर बॉडीज हैं, आपको माउंटेन्स है, ये सभी लिथोस्फेयर का हिस्सा हो गए। और बायोस्फेयर देख सकते हैं जिसमें कि आपका वाटर का हिस्सा भी जो होना जरूरी है, लैंड भी होना जरूरी है और इसके साथ ही एयर भी होना जरूरी है। तीनों मिलकर ही यहां पर रहने वाले लोगों को या फिर जीव जंतुओं को जिंदा रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज इकोसिस्टम। आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है? तो यहां पर आपको ग्लोसरी में आपको इसका मीनिंग दिया गया है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो देखिए इकोसिस्टम एक तरीके का तंत्र होता है, एक तरीके का सिस्टम होता है और ये तैयार होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यानी आप जाकर किसी कुत्ते से जाकर उसको रोटी खिला रहे हैं या फिर सिंपल आप इससे अच्छा एग्जांपल होगा कि समझिए कि कोई जंगल है, वहां पर जो पेड़ है और पेड़ पर आपको जाकर कोई जानवर है जो कि पत्ते खा रहा है, मान लीजिए कोई बकरी है वो जाकर पत्ते खा रही है वहां पर पौधे से, पेड़ से, और फिर जो शेर है वो जाकर बकरी को खा जा रहा है, शेर मर जा रहा है। तो शेर मरने की वजह से जो वहां पर जो सड़े गले उसके अंग बच जाते हैं तो उससे कोई पेड़ उग जाता है या फिर पेड़ को खाद मिल जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम तैयार होता है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं किसी न तरीके से। तो यही जो पूरा तंत्र है, यही जो पूरा सिस्टम है, यही इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और इसके बाद भी छोटी सी कहानी है कि देखिए एनसीसी कैंप में जो रवि है वो जाता है, वहां पर जो जेसी है वो कहती है कि क्या कितना ज़्यादा यहाँ पर डाउनपोर है, ये मुझे मेरे घर की याद दिलाता है, केरला की, जहाँ पर काफ़ी पोर्स होते थे, काफ़ी ज़्यादा पोरिंग होती थी और वहाँ पर काफ़ी लश ग्रीन फील्ड्स होते थे, कोकोनट प्लांटेशन होता था। और इसके साथ ही जो हीरा है जो कि जैसलमेर से बिलोंग करती है, वो सुनने के बाद कहती है कि हमारे इलाके में तो कोई भी बारिश नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ कीकर होता है और सैंड होता है, और जहाँ तक हम देख सके वहाँ तक हमें कुछ नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कई बार हमें कैमल्स ही देखने को मिलते हैं। ये रवि कहता है कि कैमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे देखें तो आगे जो हीरा है वो कहती है कि हमें सिर्फ कैमल्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि अगर आप इस डेजर्ट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर स्नेक्स, लिजार्ड और दूसरे इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रवि सोचता है या फिर रवि को ये लगता है कि वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी अलग अलग जगहों पर जो एनिमल्स हैं या फिर जो वेजिटेशन है वो अलग अलग जगहों पर वेरी क्यों करता है? क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं? तो यहाँ पर जो टीचर है वो रिप्लाई करता है कि हाँ, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि वो एक तरीके से जिंदा रह सके, और अपने सराउंडिंग के बिना वो सही तरीके से रह नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रहने पाएंगे। और ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, और इसके साथ ही जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच का, एक इकोसिस्टम बनाता है। यानी इस इकोसिस्टम में आपको जो इंटरेक्शन है आपके सराउंडिंग से, यानी किसी और लिविंग बीइंग से या फिर अपने नॉन लिविंग बीइंग सराउंडिंग से, तो यही पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, स्मॉल पॉन्ड, सभी का जो इकोसिस्टम है वो अलग होगा, क्योंकि सभी जगहों पर जो जानवर वहां पर रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, वो अपने सराउंडिंग से अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स
प्लेटफॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। क्या जिस पार्क की रवि बात कर रहा था शुरुआत में, उस पार्क में क्या कोई इकोसिस्टम मौजूद होगा? तो हाँ, बिल्कुल ही मौजूद होगा, वहां पर उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर बात की गई ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो देखिए, ह्यूमन जो है वो अपने इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और शुरुआत के जो ह्यूमंस थे, उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया अपने नेचुरल सराउंडिंग के आधार पर, यानी जिस तरीके का सराउंडिंग था उस तरीके से वो एडेप्ट हो गए और इसके साथ ही वो सिंपल लाइफ जीने लगे और अपनी ज़रूरतों को नेचर से पूरा करने लगे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो उसके साथ ही जो लोग थे, उन्होंने नए तरीके सीखना शुरू कर दिया अपने इन्वायरमेंट में, कि नए तरीके से इन्वायरमेंट को यूज़ करने लगे या फिर उसको चेंज करने लगे। इसके साथ ही लोगों ने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया और सेटल लाइफ वो जीने लगे। और इसके साथ ही व्हील की खोज हुई, उसके बाद सरप्लस फूड का प्रोडक्शन शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम आया। तो देखिए, बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैं आपको समझा दूं कि बार्टर सिस्टम जो होता है उसमें पैसे का यूज नहीं होता है। आपको अगर कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए आपको चप्पल खरीदना है और आपके पास गेहूं है, तो आप जाकर अगले आदमी को गेहूं दे देते हैं और उससे चप्पल खरीद लेते हैं। उसको जाकर अगर सेब खरीदना है, तो वो जाकर जूता दे देगा किसी को और वहां से वो जाकर सेब, उसके बदले में सेब ले लेगा। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज होता है सामान का, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और बार्टर सिस्टम के आने के बाद वहां पर काफ़ी तरीके के ट्रेड शुरू हो गए, कॉमर्स शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इसके साथ ही आगे चलकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन आया। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन तो जो था वो भी काफ़ी फास्ट हो गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया और इसकी वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो गया और पूरे वर्ल्ड पर हम एक तरीके से कम्युनिकेशन काफ़ी आसानी से करने लगे। और इसके बाद यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कभी ये सोचा है कि आपको गर्मी में जूसी वाटरमेलन क्यों अच्छा लगता है और इसके साथ ही रोस्टेड पीनट विंटर में क्यों अच्छा लगता है? तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हमें एक तरीके से हमेशा बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इनके बीच में अगर हम बैलेंस बनाकर रखेंगे तभी हम सही तरीके से जी पाएंगे और आगे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बचा रहेगा। और इसके साथ ही ह्यूमन्स को हमेशा सीखना चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करें और अच्छी तरीके से रहें। तो यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ें, तो आगे एक छोटी सी इसका जो ऊपर हमने कहानी देखी थी उसका एंड यहाँ पर कहा गया है। एक लड़की है नूरी, जो कि मिजोरम से आती है, मिजोरम से बिलोंग करती है, और रवि जो था उसके बात को सुनकर और उसकी बातों को सुनकर कहती है कि तुम मेरे इलाके में आ सकते हो, मेरे राज्य में आ सकते हो, वहाँ पर तुम घूम सकते हो, वहाँ पर काफ़ी हरियाली है। और इसके बाद जो रवि का जो टीचर है वो स्टूडेंट से कहता है कि लैंडस्केप बनाओ, जहाँ पर घर हो, एक्टिविटीज़ हो या फिर दूसरे चीज़ों को आप लैंडस्केप बना सकते। और हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।